जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अभी तक हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जिरंड पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अपना डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखो क्या होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। देखो ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता होगा, मैंने पढ़ा दिया है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके ऑब्जेक्ट हों। जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट थे उनको तो कह रहे थे हम ट्रांजिटिव वर्ब, और जिनके ऑब्जेक्ट नहीं थे उनको कह रहे थे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। समझो अब ये डाई ट्रांजिटिव क्या है, मतलब डाई मतलब यहां पर है दो, डाई मतलब दो। तो ऐसी वर्ब जिनके पास खुद के दो ऑब्जेक्ट हो, मतलब एक ऐसी मेन वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट हो, उस वर्ब को हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आप समझो जैसे कि भाई मान लो किसी के दो लड़के हैं तो उनको अलग अलग नाम देना पड़ता है पहचानने के लिए। बस इसी में ये है। इसमें क्या है कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब में एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मेरे भाई दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझो अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इनडायरेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट है। मतलब जैसे ये एक एग्जांपल है, ही गेव मी ए बुक। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। देखो मैं दो तरीके बता रहा हूं आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को पहचानने के। देखो इनडायरेक्ट जनरली होंगे ह्यूमन बींग्स, इनडायरेक्ट जनरली ह्यूमन बींग्स होंगे, और डायरेक्ट जनरली नॉन लिविंग थिंग होंगी। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं जो हैं वो जनरली ह्यूमन बींग्स होंगे। दूसरा तरीका भी सुन लो, ये तो एक है। दूसरा रिप्लाई ऑफ हुम फ्रॉम वर्ब, यहां क्या है रिप्लाई ऑफ व्हाट फ्रॉम वर्ब। मतलब क्या है, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जनरली नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक तो तरीका ये जनरली आप अगर पहचानोगे 90% 95% सेंटेंस में जो ह्यूमन बींग्स होगा, जो भी ह्यूमन बींग्स होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो बनेगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, या मान लो आपको जेन्युइन तरीका चाहिए तो हमेशा वर्ब से हुम का रिप्लाई मांगो, वर्ब से हुम का रिप्लाई, हुम का जवाब जो भी दे दे वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब से किसको का जवाब, ही गेव मी, मतलब वह देता है किसको, तो कोई ना कोई एक ह्यूमन बींग्स आएगा, वही ह्यूमन बींग्स आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब ही गेव व्हाट, रिप्लाई ऑफ व्हाट फ्रॉम वर्ब, इसका मतलब है कि जवाब क्या वर्ब से अगर क्या का जवाब मिल जाए, वर्ब से अगर हमें क्या का जवाब मिल जाए, ही गेव व्हाट अ बुक, तो अगर हमें क्या का जवाब मिल जाए वो होगी आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर हमें हुम का रिप्लाई मिल जाए, किसको का रिप्लाई मिल जाए, वो होगी हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये तीन सेंटेंस है, इनसे समझ लेते हैं। देखें गेव आपकी तो वर्ब है, गेव तो भाई मेरे वर्ब है, यहां टोल्ड वर्ब है, और यहां पर सेंट वर्ब है। ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, यहां ये सब्जेक्ट, यहां अजय सब्जेक्ट। ठीक है, हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब देख लो दोनों तरीके से देख लेते हैं। इसमें से देखो इन दोनों ऑब्जेक्ट में देखो एक ये ऑब्जेक्ट बनेगा और एक ऑब्जेक्ट बनेगा ये इसी वर्ब का। तो इस वर्ब को हम क्या नाम दे देंगे, इस वर्ब को हम नाम दे देंगे भाई डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। अब गेव एक ऐसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब गेव एक ऐसी वर्ब है जो अपने पास अपने दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। ठीक है,
ऐसी वर्ब होती हैं जो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं, मैंने बताया था गो, स्लीप, स्माइल, ठीक है। ऐसी वर्ब होती हैं जिनके पास खुद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनके दो ऑब्जेक्ट हो, डाइट्रांजिटिव वर्ब। बस यही है कि ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, उसे कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट हो, उसे कहते हैं हम डाइट्रांजिटिव वर्ब। अब दो ऑब्जेक्ट, एक का नाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक का नाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली ह्यूमन बीइंग्स होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, ठीक है। अब भाई इसमें से बता दो ह्यूमन बीइंग्स कौन सी है, मी है या बुक है? सर मी है तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बुक लिविंग थिंग है तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। बस इसमें देख लो, मी क्या है, जनरली क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है। जनरली क्या, मी तो ह्यूमन ही बीइंग्स है, तो यही होगी आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई स्टोरी क्या है, वह कहता है मुझसे एक स्टोरी, वह कहता था मुझसे एक स्टोरी, तो स्टोरी यहां पर क्या है, स्टोरी है आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों सर? क्योंकि स्टोरी तो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो या तो ये देख लो कि वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, ही टोल्ड व्हाट, वह कहता था क्या, स्टोरी। तो वर्ब से व्हाट का जवाब अगर मिल जाए तब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या वर्ब से whom, या whom मतलब हिंदी में किसको, लिख दे, whom मतलब हिंदी में किसको का जवाब मिल जाए, he gave whom, me, he told whom, me, he has sent whom, him, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेटर हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, बस मेरे भाई एक बात याद रखनी है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, ये तीन शब्द अगर आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं तो एक बार फिर से सुन लो। ट्रांजिटिव वर्ब वो मेन वर्ब जिनके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, वे मेन वर्ब जिनके पास अपना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, उनको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। वे मेन वर्ब जिनका कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, पीछे जाओ, मैंने बताया था कि जैसे कि गो था, स्लीप था, स्माइल थी, रन था, ये ऐसी वर्ब थी इनके कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे थे, तो उन वर्ब को मैंने क्या कहा था, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब तीसरी मैंने क्या पढ़ा दी आपको, डाइट्रांजिटिव वर्ब। अब कुछ ऐसी मेन वर्ब हैं जिनके दो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर दो देखो जनरली, अब मान लो ही गेव मी ए बुक लिखा पड़ा, ये लिखा है हमारे पास ही गेव मी ए बुक। अगर मान लो ये इसका, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट मान लें हम, अगर ही, देखो गेव तो मेन वर्ब मान लें, ठीक, ही उसका सब्जेक्ट मान लें, मी मान लें हम ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट मान लें। अभी हम गेव को ट्रांजिटिव वर्ब मान लें, ठीक। अगर हमारे पास ये लिखा ही गेव मी अ बुक, ठीक है, तो गेव को हमने माना ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब तो पढ़ा रखी ना मैंने, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके पास एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक। मान लो कि मी उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है। ही देने वाला कौन है, ही, तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर ये बुक कौन है, बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? कि अगर यहां पर प्रेपोजिशन होती तब हम कह देते कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। ना तो यहाँ पे प्रपोजिशन है जो कि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, ना ही ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ब का तो ऑब्जेक्ट ये बन गया। तो इसीलिए हमने क्या काम किया, डाइट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रोड्यूस कर दिया। डाइट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जिनके दो ऑब्जेक्ट हो। अब एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली ह्यूमन बीइंग्स होंगे। अब ये वाला याद रखो, सबसे बढ़िया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली ह्यूमन बीइंग्स होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली नॉन लिविंग थिंग होंगे। अब ये आप नोट कर लें, इसके बाद मैं पढ़ा दूंगा इसके बाद मैं आपको कंजंक्शन और क्लॉज पढ़ा दूंगा। तो चलो फिर भाई अब पढ़ लेते हैं हम अपने क्लॉज और कंजंक्शन को। देखो क्लॉज क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, सुनो। इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस का भाग होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है। इससे पहले इस डेफिनेशन से पहले आप एक बात बताओ, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। देखो इस सेंटेंस को पढ़ो आप, पहले बता दिया मैंने, इस सेंटेंस को पढ़ो आप, तो आपको दिख रहा होगा इफ द ड्राइवर हैड बीन अप्लाइड ब्रेक इन टाइम, ये कॉमा दिख रहा होगा, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। या आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो जहां से आप स्टार्ट करोगे और फुल स्टॉप जहां पर मिल जाए, जहां से भी आपने स्टार्ट किया और फुल स्टॉप जहां पर मिल जाए वहां तक बनता है एक
सेंटेंस, एक सेंटेंस। अब एक सेंटेंस के अंदर कितने भी क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर कितने भी क्लॉज हो सकते हैं। बस यही मैं पढ़ा रहा हूं कि क्लॉज कुछ नहीं है, क्लॉज एक सेंटेंस का भाग है। मतलब एक सेंटेंस अगर ये लिखा है तो इसके अंदर ही हमें मिलेगा क्लॉज। इतना मतलब समझ गए। इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब, इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि ये सेंटेंस का एक भाग है। मतलब ये अगर एक सेंटेंस है मान लो यहां तक, तो यहां तक एक भाग हो जाएगा, यहां तक दो भाग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस का एक भाग है, कौन, क्लॉज। अब एक सेंटेंस में कितने भी भाग हो सकते हैं भाई, एक सेंटेंस तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसके मैं कितने भी भाग तोड़ सकता हूं। तो जितने में भाग तोड़ता जाऊंगा उतने क्लॉज बनाता जाऊंगा। बात समझ रहे हो, ठीक। यहां तक समझ में आया होगा कि इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज, क्लॉज नामक शब्द कुछ नहीं, क्लॉज नामक शब्द सेंटेंस का एक भाग होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर हो। मतलब जिस भी भाग में, जिस भी भाग में, जिस भी पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर मिल जाए, एक क्लॉज, एक पेयर मिल जाए, एक क्लॉज। अब दूसरी बात कि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक। अभी बताऊंगा कंजंक्शन क्या होता है। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही अगर तीन क्लॉज लिख दूं मान लो, तो कितने कंजंक्शन, दो कंजंक्शन की। मेरे भाई जितने भी क्लॉज को आपको जोड़ना है उससे एक कम कंजंक्शन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन होता है जो भी दो शब्द को जोड़ दे, दो क्लॉज को जोड़ दे, ठीक। राम एंड श्याम दो शब्द हैं, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये एंड क्या बन गई, कंजंक्शन। उसी तरीके से द ड्राइवर हैड बीन ब्रेक इन टाइम, एक क्लॉज हो गया, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, दूसरा क्लॉज हो गया। तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करेगी। चलो भाई एक बार शुरू से देख लेते हैं, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का ये एक भाग हो सकता है। मतलब क्लॉज सेंटेंस का एक भाग होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर होगा। मतलब सब्जेक्ट हो जाए और वर्ब आ जाए, उसको पेयर को मिला के एक क्लॉज बन जाएगी। ये आप पढ़ो, देखो यहां से क्लियर करते हैं हम। देखो द ड्राइवर हैड बीन ब्रेक, द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक इन टाइम। देखो द ड्राइवर तो बन गया आपका सब्जेक्ट, देखते रहना भाई। हेड बन जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, अप्लाइड बन जाएगा आपका मेन वर्ब। देखो ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये मेन वर्ब नंबर 1 है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर एक क्लॉज बना देगा। बात समझे। द ड्राइवर हैड अप्लाइड व्हाट ब्रेक, तो बन गया आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब बताओ ये अप्लाइड जो है कौन सी वर्ब है, अब मुझे खुद बताओ। अप्लाइड ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है या डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके दो तो है नहीं, डाई ट्रांसिटिव है नहीं, इसका ऑब्जेक्ट है, इंट्रांसिटिव नहीं है, तो कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। देखो इन टाइम का मतलब होता है समय रहते, ठीक, समय रहते, ठीक। इन तो बन गया भाई आपका प्रपोजिशन, ठीक। टाइम बन गया इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। द एक्सीडेंट सब्जेक्ट नंबर 2, देखो सब्जेक्ट एक आ चुका है ना, सब्जेक्ट एक आ चुका है तो मैं सब्जेक्ट नंबर 2 डालूंगा, सब्जेक्ट नंबर 2 डालूंगा। सुनो, कुड हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, अवर्टेड मेन वर्ब, अवर्टेड मेन वर्ब। अब देखना ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये मेन वर्ब नंबर 2 है। तो भाई देखो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो जितने सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर बनते जाएंगे उतने ही क्लॉज बनते जाएंगे। तो भाई ये बन गया आपका दूसरा क्लॉज। और मैंने बताया कि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए अगर सेंटेंस में दो क्लॉज आती हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये रही आपकी इफ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, दो क्लॉज को जोड़ सकती है, दो शब्द को जोड़ सकती है। देखो एंड बन गई कंजंक्शन। राम एंड श्याम दोनों नाउन है, राम एंड श्याम दोनों नाउन है, तो ये दोनों वर्ड भी तो है, शब्द भी तो है, तो दो शब्द को जोड़ने का काम भी तो कौन कर रहा है, कंजंक्शन। दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है,
कंजंक्शन। ठीक है, अब आप मेरे भाई मुझे ये बताओ कि जो क्लॉज 1 है वो एक्टिव है या पैसिव, और क्लॉज 2 एक्टिव है या पैसिव, कुछ सोचो और बताओ मुझे। चलो भाई, आई होप आपने सोचा होगा अच्छे से। देखो, एक्टिव और पैसिव को पहचानने का तरीका क्या बताया था, मैंने बताया था कि बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां दिख जाए वही होगा पैसिव। बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए पैसिव। देखो लो, क्लॉज 1 में बी की फॉर्म है, हैड क्या बी की फॉर्म है, नहीं, हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, हेड तो हेल्पिंग वर्ब है। बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख नहीं रही, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन इससे पहले बी की फॉर्म नहीं है, तो ये क्लॉज 1 जो है वो किस में है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब क्लॉज 2 देखो, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, दिख गया भाई, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पड़ी है तो ये क्लॉज किस में है, पैसिव में। इस तरीके से नहीं, दूसरा तरीका भी बताया था, क्या बताया था, यदि अगर मैंने बताया था, देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या बताया था कि वर्ब का डूअर अगर सब्जेक्ट बन जाए तो वो वॉइस होगी एक्टिव, मतलब जो भी क्रिया हो रही है उसको करने वाला अगर सब्जेक्ट बन जाए, इसके अंदर आना, द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक। एक बात बताओ, अप्लाई करने का काम किसने किया है, अप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, ड्राइवर। अप्लाई करने का काम, ब्रेक को अप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, ड्राइवर। तो यदि अगर मैंने बताया था कि डूअर मतलब वर्ब का, क्रिया का कर्ता, वर्ब का डूअर, तो वर्ब ये है, इसका डूअर कौन है, ड्राइवर, मतलब अप्लाई, यहां पर ब्रेक अप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है। तो यदि अगर वर्ब का डूअर सब्जेक्ट बन जाए, क्या सब्जेक्ट बन रहा है सर, सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये वॉइस कैसी होगी, एक्टिव वॉइस होगी। दूसरा क्या बताया था कि अगर रिसीवर कौन बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, अगर रिसीवर सब्जेक्ट, उस वर्ब का रिसीवर अगर सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब होगी पैसिव। देखो, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। एक बात बताओ, एक्सीडेंट क्या टालने, अवर्टेड मींस होता है टालना, टालने का डूअर बन सकता है, मतलब क्या किसी को एक्सीडेंट किसी को टाल देगा क्या, मतलब यहां पर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर सकता था, कर देता भाई, तो ये डूअर बन रहा था। क्या एक्सीडेंट किसी का डूअर बन सकता है, मतलब किसी का कर्ता बन सकता है, क्या एक्सीडेंट किसी को टाल देगा, नहीं सर, एक्सीडेंट तो टाला जाएगा किसी के द्वारा, जब रिसीवर सब्जेक्ट का काम कर दे तब वो वॉइस कैसी होती है, पैसिव। जब रिसीवर सब्जेक्ट का काम कर दे तो वो वॉइस होती है पैसिव। या तो रामबाण इलाज यही है, देखो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पड़ी, वही होते हैं आपके पैसिव वरना एक्टिव। मेरे भाई इस पे आ जाओ, द चाइल्ड माइट हैव बीन सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड बीन प्रॉपर केयर। ठीक, या प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब है बच्चे को बचाया जा सकता था यदि डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट करता, प्रॉपर देखभाल करता। आ जाओ भाई, ये बताओ इसके अंदर कितने क्लॉज हैं। पहली बात, सेंटेंस है क्या, देखो यहां पे फुल स्टॉप लगा है, इससे पहले कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगा। ठीक, इससे पहले कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगा, तो मेरे भाई यहां पर फुल स्टॉप लगा, तो ये बन तो गया एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस बन गया। अब ढूंढो कि इसके अंदर कितनी क्लॉज हैं। देखो, द चाइल्ड क्या एक सब्जेक्ट है सर, इसका वर्ब कौन है, ये सेव्ड है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को क्या भाई हम क्लॉज 1 नहीं कह देंगे। आगे आ जाओ, इफ कंजंक्शन द डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट, टेकन इसकी वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को हम सेकंड क्लॉज नहीं कह देंगे भाई। जितने सब्जेक्ट वर्ब के पेयर मिलते जाएं, कहते जाना उतनी क्लॉज हैं। अब 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन, 3 क्लॉज को जोड़ने के लिए 2 कंजंक्शन, 4 क्लॉज को जोड़ने के लिए 3 कंजंक्शन, मतलब जितने क्लॉज हैं उससे एक कंजंक्शन का,
इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ इसके अंदर कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं, तो कितनी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया हमने, एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। अब भाई ये बताना, द चाइल्ड माइट हैव बीन शिफ्ड, ये वाला क्लॉज, क्लॉज 1 एक्टिव है पैसिव। द चाइल्ड माइट हैव बीन शिफ्ड इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ये एक्टिव है या पैसिव है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये वाली एक्टिव है या पैसिव है, ये आप बताओगे, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है सेंटेंस का एक भाग जिसके पास खुद के सब्जेक्ट और वर्ब हों, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर जितने बनते जाएंगे उतनी क्लॉज बनती जाएंगी, खत्म। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, 2 शब्द को जोड़ देगा, 2 क्लॉज को जोड़ देगा, 2 फ्रेज को जोड़ देगा, अभी आगे मैं फ्रेज भी पढ़ाऊंगा इसीलिए लिखा नहीं, 2 शब्द को जोड़ देगा, 2 क्लॉज को जोड़ देगा, यहाँ 2 शब्द को जोड़ते हुए दिखा दिया एंड कंजंक्शन, यहाँ 2 क्लॉज को जोड़ते हुए दिखा दिया ये कंजंक्शन, और दूसरी बात 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन, 3 क्लॉज को जोड़ने के लिए 2 कंजंक्शन, 4 क्लॉज को जोड़ने के लिए 3 कंजंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना।